Hello and I welcome you all once again to my channel. आज फिर से हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स, we will see some new words and their meanings and a sentence from that word. Okay, this session will include the previous year SSC questions explained in both Hindi and English as well. Each word has been used in a sentence, so it will be very beneficial for every student to learn or to memorize or to see the or be able to use the word in a sentence as it will be shown here. Okay, so now let's begin. The first word we have is parricide. The first word is parricide. Parricide. पैरिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और ए क्लोज रिलेटिव. हिंदी में कहेंगे अपने पिता, माता या फिर किसी नज़दीकी संबंधी को मार डालने का जो अपराध होता है उसे बोलते हैं पैरिसाइड. उसे क्या बोलते हैं? पैरिसाइड. मातृ पितृ हत्या, पेरेंट्स की हत्या, उसे बोलते हैं पैरिसाइड. एक सेंटेंस देखते हैं. रेट ऑफ पैरिसाइड्स is expected to increase in the near future. का मतलब जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जो डाटा मिला है उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो पैरिसाइड्स का रेट पिछले लगातार 4 सालों में बढ़ा ही है. तो इस आधार पर ये उम्मीद की जा सकती है कि पैरिसाइड का जो दर होगा वो आने वाले नज़दीक के भविष्य में बढ़ेगा ही बढ़ेगा. नेक्स्ट वर्ड. The next word is patrimony. Patrimony. पैट्री अब समझते हैं, पैट्रियार्किक, पैट्रिसाइड, पैट्रीमनी. ओके, तो पैट्रीमनी पितृ का मतलब होता है पिता सत्तात्मक, पुरुष सत्तात्मक. पैट्री का मतलब होता है पैट्रीमनी मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज. का मतलब वो प्रॉपर्टी जो किसी को दी जाती है जब उसके पिता मर जाते हैं. अगर किसी के पिता मर गए हैं, उनके पास जो भी जमीन थी, जो भी उसके बेटे को दी जाती है या फिर उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है उसको दी जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पैट्रीमनी. एक सेंटेंस देखते हैं. ओके, मोहन हैज़ बीन द ओनर ऑफ अ ह्यूज पैट्रीमनी सिंस हिज फादर डेड. का मतलब मोहन मालिक बन गया है एक बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी का जो कि उसके पिता से मिली है जब से उसके पिता मर गए हैं. अगर उसके पिता मर गए हैं और जो भी उनकी संपत्ति थी वो पैट्रीमनी के रूप में मोहन को मिल गई है, तो अब मोहन उसका मालिक बन गया है बहुत बड़े संपत्ति का. नेक्स्ट वर्ड इज परसिवरेंस. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. परसिवरेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज. का मतलब मुश्किलें आने के बावजूद किसी विशेष लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहना. इस क्वालिटी को हम बोलते हैं परसिवरेंस. इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? परसिवरेंस. मतलब क्या होता है जो थके नहीं ऐसा नहीं कर सकते, जो मुश्किलों के बावजूद जो कोशिश करता ही रहे. किसी भी काम को करने में मुश्किलें तो आती ही हैं. कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लगे ही रहते हैं. मुश्किलों के बावजूद भी लगे ही रहते हैं कि ये मुश्किलें तो आएंगी ही, हमेशा ही आएंगी. अगर हम लोग कोशिश करते रहें तो निश्चित रूप से हम इन मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे, और जब इन मुश्किलों से बाहर निकलेंगे तो हम एक बेहतर स्थिति में होंगे. तो वैसा व्यक्ति जो होता है या फिर ये क्वालिटी जिसके पास होती है उसे बोलेंगे हम परसिवरेंस. इस क्वालिटी को बोलेंगे परसिवरेंस. इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे हम? परसिवरेंस. अब इसको हिंदी में बोल सकते हैं दृढ़ता, दृढ़ निश्चय कि नहीं मुझे करना ही है, कोई भी मुश्किल है मुझे करना ही है. एक एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं. परसिवरेंस इज द मेन की टू सक्सेस इन यूपीएससी सीएससी. का मतलब जो दृढ़ता है वो मुख्य चाबी है, मुख्य की है यूपीएससी सीएससी में सफलता की. आप लोगों को पता होगा यूपीएससी सीएससी. ओके, अब एक आप लोगों से क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है ये आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए परसिवरेंस एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट की है. क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है,
कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं और नहीं हो पाता है उनको, और कई बार लोग बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल तक फेल होने के बाद भी, 4 साल तक फेल होने के बाद भी लगातार लगे रहते हैं और उनका हुआ है, अच्छे रैंक के साथ हुआ है। तो कह सकते हैं कि परसिवरेंस मेन की था उन सब के लिए। तो परसिवरेंस का मतलब हो गया दृढ़ता, किसी एक निश्चय को पाने के लिए डटे रहना, हार नहीं मानना। ओके, नेक्स्ट वर्ड, the next word is pessimist. The next word is pessimist. Pessimist is a very good word. इसका मतलब होता है a person who always expects bad things to happen or something not to be successful. का मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा ये उम्मीद करता है, ये कयास लगाया रहता है कि खराब चीज़ें ही होंगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि नहीं, चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी, सफलतापूर्वक नहीं हो पाएंगी, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट बोलते हैं। हिंदी में आप इसको बोलेंगे निराशावादी। क्या बोलेंगे? निराशावादी। एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही निराशा भरी बातें करता है, हमेशा ही निराशा भरी बातें करता है, उसे बोलते हैं हम निराशावादी, पेसिमिस्ट। इसका ऑपोजिट क्या होता है पेसिमिस्ट का, कोई बता सकता है? पेसिमिस्ट का ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जो सोचता है कि नहीं हमेशा कुछ अच्छा होगा। एक सेंटेंस, रोहन इज सच अ पेसिमिस्ट दैट ही डजंट इवन ट्राई टू वर्क। का मतलब रोहन इतना ज़्यादा निराशावादी है कि वो कोशिश भी नहीं करता है काम करने की। उसे लगता है कि मैं काम करूंगा तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं घायल हो जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कुछ भी सोचता रहता है। इतना ज़्यादा निराशावादी है और इसलिए वो काम भी नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हो सकता है? नेक्स्ट वर्ड है फिलैंडरर। नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंडरर। का मतलब होता है अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मेनी डिफरेंट वुमेन। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध है, शारीरिक संबंध है और अधिक औरतों के साथ, कई सारी औरतों के साथ, उसे बोलते हैं फिलैंडरर। ओके, हिंदी में आप इसको क्या हिंदी में बोल सकते हैं? इश्कबाज। तो इस बार तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बोल सकते हैं ऐसा। मतलब समझ गए आप लोग? एक सेंटेंस देखते हैं, कैन यू टेल मी विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ फिलैंडरर्स। का मतलब क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा शहर है जिसमें फिलैंडरर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फिलोगैनिस्ट। फिलोगैनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नारी को एक ऊंचे दर्जे का मानव या फिर इंसान, मानवता का एक ऊंचे दर्जे का स्तर मानता है, ऊंचे दर्जे का स्तर देता है जिसको, उसे बोलते हैं फिलोगैनिस्ट। फिल मतलब जो स्नेह करे, और ज्ञानिस्ट औरतों को, वैसा कुछ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो वुमन को मानता है कि ये बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान है, उन्हें बोलते हैं हम फिलोगैनिस्ट। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, महेश ऑलवेज कंसीडर्स हिज फ्रेंड गणेश अ फिलैंडरर। बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ है, यहाँ पे फिलैंडरर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिलोगैनिस्ट। क्या होगा? तो महेश हमेशा ही मानता है उसका दोस्त गणेश जो है वो क्या है, एक फिलोगैनिस्ट है। मतलब गणेश एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वुमेन्स को हमेशा एक हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी मानता है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलोगैनिस्ट। समझ गया इसका मतलब? नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फिलोसॉफी। सबको इसका मतलब लगभग पता होगा। फिलोसॉफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। का मतलब प्रकृति और ब्रह्मांड के मतलब का अध्ययन और ह्यूमन लाइफ का अध्ययन, उसे बोलते हैं हम लोग फिलोसॉफी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्शन, और बेसिकली एक रीजनिंग टाइप का, मतलब लॉजिक बेस्ड एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग इसमें लॉजिक्स के आधार पर इन्फेरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिलोसॉफी बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। एक सेंटेंस देखते हैं, द स्टडी ऑफ फिलोसॉफी इनेबल्स अस टू बी मोर लॉजिकल। का मतलब फिलोसॉफी का अध्ययन हमें और ज़्यादा तार्किक बनने में, और ज़्यादा तार्किक बनाता है फिलोसॉफी, और ये सच बात है बिल्कुल। द नेक्स्ट वर्ड इज फिजियोलॉजी। अब फिलोसॉफी था, ये है फिजियोलॉजी, दोनों ही अलग वर्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं अपने आप में। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। का मतलब किसी एक सजीव वस्तु के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, उसका रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और भी कई सारे तरह के वर्ड हैं,
कई तरह के फंक्शन होते हैं शरीर में। मेंटेनेंस हो गया, शरीर कैसे मेंटेन करता है शरीर अपने आप को, कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है उसका। तो इन सभी नॉर्मल फंक्शंस का जो स्टडी होता है किसी लिविंग बीइंग का, उसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी। आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। क्रिया विज्ञान है अर्थात ऐसा साइंस जिसमें हम लोग क्रिया फंक्शंस का अध्ययन करते हैं किसी लिविंग बीइंग के शरीर की। एक करने सकते हैं नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, सॉरी फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। का मतलब मानव शरीर के क्रिया विज्ञान का ज्ञान सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सही बात है, अगर हम अपने शरीर के फंक्शंस को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम अपने शरीर को अच्छे तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा शरीर कैसे काम करता है, इसकी लिमिट्स क्या है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीएंड्री। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीएंड्री का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। का मतलब एक ही समय पे एक से अधिक पति रखने का जो प्रथा है, रखने की जो प्रथा है, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा पति हैं किसी औरत के, तो इसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। जैसे कि महाभारत में था, एक द्रौपदी थी एक, और उनके 5 पति थे, पांचों पांडव उनके पति थे। वो एक अलग कहानी है जिसके द्वारा वो पांचों के पांचों पति बन गए थे, उनकी माँ ने ऐसा बोल दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने नियम बनाया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बारी बारी से पति रहेंगे, ऐसा उन्होंने बनाया था कुछ नियम। 1 महीना तक हम रहेंगे, 1 महीना तक एक जन रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे था। ओके, तो ऐसी प्रथा होती थी पहले, कई सारी होती थी, अभी भी पता नहीं कहीं होती होगी, मुझे तो नहीं पता है कहाँ होती होगी। लेकिन इस प्रथा को बोलते हैं पॉलीएंड्री। का मतलब एक ही समय में एक से अधिक पति अगर हैं तो उस प्रथा को बोल सकते हैं कि पॉलीएंड्री, दे आर फॉलोइंग पॉलीएंड्री। ओके, so we have a sentence with this word and the sentence is the practice of polyandry now seems to be almost obsolete। का मतलब ऐसा लगता है कि जो पॉलीएंड्री अर्थात बहुपतित्व का जो प्रथा है, ये अब लगभग ऑब्सोलीट अर्थात लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग अस्तित्वहीन हो चुकी है, लगभग। हाँ, नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉग। प्रोलॉग तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा। प्रोलॉग क्या होता है? कोई कई बार बुक खोलते हैं या फिर बुक कोई नॉवेल पे लिखा होता है जनरली, और या फिर फिल्म के शुरुआत में मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है अ स्पीच और इटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म दैट इंट्रोड्यूसेस इट। जैसे कोई नॉवेल है, मान लीजिए कोई एक नॉवेल है, प्रेमचंद की लिखी हुई एक नॉवेल है गबन, तो उसके शुरुआत में ये प्रोलॉग मिलेगा आपको। प्रोलॉग मतलब कि प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना, मान लेते हैं। प्रस्तावना क्या है, क्या बताएगा, उसमें क्या लिखा रहेगा? उसमें लिखा रहेगा कि इस पूरे नॉवेल में आगे किस चीज़ पर चर्चा की गई है, क्या टाइप का थीम क्या है इस पूरे नॉवेल का, उपन्यास का, किस बारे में बात की गई है, कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर हैं और क्या दर्शा रहे हैं वो। तो इन सब चीज़ों पे बात की गई होती है इस प्रस्तावना में, प्रोलॉग में। तो प्रोलॉग का मतलब समझ गए? किसी नाटक या किताब की शुरुआत में लिखा गया वो भाषण जो कि उस किताब से इंट्रोड्यूस कराता है। एक सेंटेंस देखते हैं, द ऑथर हैज़ रिटन अ वेरी मेस्मराइजिंग प्रोलॉग टू द बुक। का मतलब ऑथर ने, जो लेखक है, उसने इस किताब के लिए एक बहुत ही सम्मोहक प्रस्तावना लिखा है, बहुत ही सम्मोहक प्रस्तावना लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रस्तावना लिखा है, जिस प्रस्तावना को पढ़कर ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हाँ, इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा प्रोलॉग लिखा है उस ऑथर ने। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सिफोलॉजी। सिफोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। का मतलब चुनाव में लोग कैसे वोट करते हैं, कैसे अपना मत डालते हैं, इस चीज़ के अध्ययन को हम कहते हैं सिफोलॉजी। एक सेंटेंस देखते हैं, वी हैव अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज पब्लिक ओपिनियन पोल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिफोलॉजी। का मतलब पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो होते हैं, जनता की क्या राय है, उसका जो पोल्स होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सिफोलॉजी में, अर्थात उस चीज़ के अध्ययन में, लोग कैसे वोट दे रहे हैं उस चीज़ के अध्ययन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज pseudonym। द नेक्स्ट वर्ड इज pseudonym। का मतलब होता है a fictitious name used instead of real names। का मतलब एक काल्पनिक नाम अपने असली नाम के बदले में उपयोग किए जाने वाला एक काल्पनिक नाम, उस fictitious नेम को बोलते हैं pseudonym। pseudo का मतलब ये होता है जो असली में नहीं है, pseudo भ्रम पैदा करता है, जो नकली है। जो pseudonym का मतलब कि एक काल्पनिक नाम, असली नाम के बदले में यूज किया गया एक काल्पनिक नाम।
So let's see sentence. The sentence is he wrote a horror novel under the pseudonym Silchester. का मतलब उसने एक बहुत ही डरावनी उपन्यास लिखी जिसका स्यूडोनिम, और स्यूडोनिम के अंदर लिखी का मतलब अपना नाम दिया उन्होंने सिलचेस्टर। उसका नाम कुछ और था लेकिन नाम लिखा उसने अपना सिलचेस्टर। तो इस काल्पनिक नाम को हम बोल सकते हैं स्यूडोनिम। Next word. The next word we have is scullery. A scullery. Many of you people must have known the meaning of this word. Scullery. So many times used the word. Scullery means a small room next to the kitchen in an old house, originally used for washing dishes, etc. का मतलब एक छोटे से घर के बगल में स्मॉल रूम का मतलब एक छोटा सा रूम होता है नेक्स्ट टू द किचन, किचन के बगल में किसी पुराने से घर में, जिसका उपयोग ओरिजिनल रूप से किया जाता है डिशेज अर्थात बर्तनों को धोने के लिए। बर्तनों को धोने के लिए पहले बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, अभी भी है उस क्षेत्र को जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं उसको बोल सकते हैं स्कलरी। पहले एक अलग रूम ही होता था इसके लिए। We have a sentence with this word and the sentence is today I am going to clean the scullery as it looks nasty। का मतलब आज मैं क्या करूँगा, आज मैं अपने रूम को क्लीन करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रूम जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। मेरा रूम क्या दिख रहा है? बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड nasty, गंदा। नेक्स्ट वर्ड we have is sociology। Everyone knows the meaning of this word. This is a very important and good word. Must have studied in school days or in college subject if you have opted this subject. The meaning is the study and classification of human societies। का मतलब मानव समाज का बंटवार, वर्गीकरण और उसका अध्ययन। इस चीज़ को बोलते हैं सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र बोल सकते हैं, नागरिक शास्त्र बोलते हैं, बच्चों में बोलते हैं इसे। We have a sentence. The sentence is sociology is a very interesting subject to explore the attributes of a society. So sociology एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप किसी समाज के एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सब्जेक्ट फॉर यू ऑफ कोर्स। और वास्तव में जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें समाज के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ जानने को मिलेंगी विच यू डोंट नो, जो आपको नहीं पता है। सो इट इज़ इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। One must study sociology to properly understand the evolution of a society. Next word. The next word is spinster. The next word is spinster, and it means an old unmarried woman. Spinster means an old unmarried woman. एक बूढ़ी अविवाहित औरत, इसे बोलते हैं spinster. We have a sentence and sentence is शिवांगी is the only spinster in her class। का मतलब शिवांगी अपने क्लास में एकमात्र अविवाहित औरत है। ओके, स्पिंस्टर का मतलब अविवाहित औरत, बूढ़ी अविवाहित औरत। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए स्पिंस्टर्स का ऑपोजिट क्या होता है, अर्थात एक बूढ़ा अनमैरिड अगर मैन है तो उसे क्या बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज अ वेरी इजी वर्ड and you must be able to write it in the comment section. Okay, next word, the next word is stoicism. Stoicism, मैंने पीछे एक वर्ड बताया था स्टोइक, पीछे एक वर्ड बताया था स्टोइक, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो मैं फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैंने एक वर्ड बताया था स्टोइक, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि वैरागी टाइप का है, जो कि दुख सहता है लेकिन कहता नहीं है, उसे बोलते हैं स्टोइक। तो उसी से बना है स्टोइसिज्म। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता होगा। वी हैव द मीनिंग इज द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। का मतलब ये तथ्य कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या फिर आप नहीं दिखा रहे हैं व्हाट यू आर फीलिंग, जो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहे हैं, व्हेन यू आर सफरिंग। तो अगर आप पीड़ा से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं तो इस टाइप का जो सोच है, प्रथा है, इसको बोल सकते हैं हम स्टोइसिज्म। ओके, ऐसी चीज़ें फॉलो करना बोलते हैं स्टोइसिज्म। तो सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टोइसिज्म इज टू हेल्प यू रियलाइज द ट्रूथ बाय ऑब्जर्विंग अ कंट्रोल ओवर इमोशंस। का मतलब अगर हम स्टोइसिज्म क्यों करते हैं, कुछ लोग स्टोइसिज्म को फॉलो, दर्द हो रहा है फिर भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, खुद में ही सहते रहते हैं, क्यों करना चाहते हैं कुछ लोग ऐसा? तो इसका कारण ये है कि कुछ लोग जानबूझ के स्टोइसिज्म फॉलो करते हैं, अर्थात उनको कष्ट होता है किसी प्रकार का, किसी इंसान ने धोखा दिया या फिर किसी प्रकार का कष्ट है, बावजूद उसके दे डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन इट टू द अदर पीपल। व्हाई? बिकॉज ये एक तरीका है, दिस इज द वे टू रियलाइज द ट्रूथ।
इस जीवन के सत्य को रियलाइज करने का, वास्तविक रूप से जानने का एक तरीका है। बाई कंट्रोलिंग ऑब्जर्विंग कंट्रोल ओवर इमोशंस, अपने भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करके सच को रियलाइज करने का ये एक तरीका है। अगर आप देखें तो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो मैं कह सकता हूँ, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। तो इमोशंस तो भगवान के द्वारा इंसान को दी हुई एक विरासत है, ऑफ कोर्स विरासत है, लेकिन हमें इमोशंस के साथ ही बह नहीं जाना चाहिए। हम हमेशा हमें लॉजिक्स को लाना चाहिए बीच में और उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो इमोशंस होते हैं वो लाभप्रद परिणाम पे नहीं पहुंचते हैं। कोई बच्चा है, उसे बीमारी हुई है, वो रो रहा है, अगर आप परेशान हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे अगर कड़वी दवाई मैं नहीं देना चाहती हूँ या फिर नहीं देना चाहता हूँ, कड़वी दवाई नहीं दे सकता हूँ मैं इसे, तो फिर वो बच्चा ठीक कैसे होगा? इमोशंस के आप वशीभूत हो जाएंगे तो वो बच्चा ठीक कैसे होगा? एट दैट टाइम वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड अलाउ द बेबी टू टेक सम बिटर मेडिसिन ऑल्सो, सो दैट ही कैन बिकम बेटर फॉर द नेक्स्ट मोर एंड मोर टाइम्स, ओके, ताकि वो अधिक से अधिक समय तक आगे ठीक रहे। इसलिए सो इन दिस वे स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस की जाती है कई लोगों द्वारा, ताकि वो सच को रियलाइज कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे स्टोइसिज्म का मतलब, ओके। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब किया गया या फिर इन्वॉल्व करते हुए सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए या फिर किसी खास ग्रुप के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, तो उसे बोल सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक, जो सब पे लागू हो जाए। जैसे इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल का मतलब हुआ कि जो सब लोगों पे लागू हो या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे। अरे पर्टिकुलर ग्रुप पे कैसे लागू होता है, आई विल टेल यू दैट, ओके, वेट फॉर दैट। सो वी हैव अ सेंटेंस इज दैट द अर्थ इज राउंड इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यह कि पृथ्वी गोल है ये एक सार्वत्रिक सत्य है, का मतलब सभी लोगों को पता है कि हाँ एक सार्वत्रिक सत्य है, या फिर ये सत्य है, सार्वत्रिक सत्य सब लोगों को पता है, सबके लिए यही लागू है। पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कैसे सही है, इसके बारे में बोल सकता हूँ। अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप जैसे कि आर्मी है, आर्मी एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, नॉट द होल पीपल ऑफ द वर्ल्ड बट जस्ट द आर्मी ऑफ एवरी कंट्री, यू कैन से अबाउट देम दैट दे आर वेल ट्रेंड to live in the situation of या फिर in the condition of war। का मतलब युद्ध की स्थिति में रहने के लिए, बच पाने के लिए वो वेल ट्रेंड होते हैं। अब ऑफ कोर्स सारे लोगों के बारे में नहीं कर सकते हैं, दुनिया के सारे लोगों के बारे में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया की सारी आर्मी है अर्थात अ पर्टिकुलर ग्रुप, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ इनके बारे में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देन ऑल्सो वी कैन से दिस इज यूनिवर्सल। तो हालांकि आप सभी लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही बोल रहे हैं, फिर भी आप ये तो कह ही सकते हैं कि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है जो कि पूरी दुनिया के उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों पर लागू है, ओके। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल विच इट यूसेज इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, द नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल बहुत ही अच्छा वर्ड है। इट्स मीनिंग इज एबल टू डू मैनी थिंग्स, एबल टू डू मैनी थिंग्स। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कि ढेर सारे काम कर सकता है, तो इस क्वालिटी को बोलते हैं वर्सेटाइल। अब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं वर्सेटाइल का मतलब बोल सकते हैं आप बहुमुखी। क्या बोल सकते हैं? बहुमुखी, बहुप्रतिभाशाली, बहुमुखी, बहुप्रतिभाशाली, अर्थात जो कई सारे काम कर सकता है, अकेले कई सारे काम कर सकता है, तो उसे बोल सकते हैं वर्सेटाइल। एक सेंटेंस, वी हैव अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज अक्षय कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर। अक्षय कुमार क्या है? एक बहुमुखी प्रतिभा वाले एक नायक हैं। ही कैन प्ले डिफरेंट रोल्स इक्वली वेल, का मतलब वो अलग अलग तरह के रोल्स समान अच्छाई के साथ, मतलब उसी अच्छाई के साथ उतना ही अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो अक्षय कुमार को हम बोल सकते हैं एक वर्सेटाइल एक्टर। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं जूलॉजी। और इसको हिंदी में बोल सकते हैं जीव विज्ञान, सॉरी हाँ, इसको बोल सकते हैं प्राणी शास्त्र। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्राणी शास्त्र। प्राणी का मतलब हो गई एनिमल्स का अध्ययन, तो प्राणी शास्त्र बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान बोल सकते हैं। वी हैव अ सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड with this word, with the use of this word, and the sentence is biology
can broadly be classified into two subgroups, zoology and botany। का मतलब बायोलॉजी को बृहत्तर रूप से मतलब ब्रॉडली मोटा मोटी रूप से दो सब ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है जूलॉजी अर्थात प्राणी शास्त्र और दूसरा है बॉटनी अर्थात इसको बोल सकते हैं पादप विज्ञान। अर्थात बॉटनी वो होता है बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स ट्रीज, इसे बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। का मतलब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से ले जाना, खास करके बल का उपयोग करते हुए। सिंपल इसका मतलब होता है अपहरण कर ले जाना, बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना, इसे बोलते हैं एबडक्ट। We have a sentence with this word and the sentence is the son of the leader has been abducted from NH11। का मतलब उस नेता के बेटे का अपहरण कर लिया गया है नेशनल हाईवे 11 से, NH11 से उस नेता के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। Abducted, he has been abducted, the criminal has been abducted, the child has been abducted, the police has been abducted, the DM has been abducted। ओके, अपहरण कर लेना। ओके, मुझे लगता है 20 वर्ड हो चुके हैं, बट आई हैव सम बोनस वर्ड्स फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि आप इन सब वर्ड्स के मतलब ट्राई करें आप कमेंट सेक्शन में। यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ थेस्ट एंड एब्सोल्यूट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई होप दिस टू वर्ड्स आर वेरी इजी एंड यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इन वर्ड का हिंदी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe to this channel if you like the video. Okay, any suggestions for improvement of this lecture will be warmly welcomed by me and will also be incorporated in the next lectures. So do well and all the best for your future exams.